हेलो एवरीवन। तो टुडे वी विल डिस्कस चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ हमने पहले ही डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 5 इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ ही कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें डेफिनेशन हम लोग डेफिनेशन नहीं बोलना चाहिए, स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ का सेकेंड स्टेटमेंट। ठीक है, पहले स्टेटमेंट क्या था याद करो। एक कहानी था जहाँ पर एक कंटेनर था, उसमें क्या था भाई, गैस अपना गैस। और हमने कहा था, हमने नहीं चार्ल्स ने, लेकिन हमने कहा था कि ये गैस का टेम्परेचर कितना है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है और अगर मैं इस गैस का टेम्परेचर को 1 डिग्री से राइज करता हूँ या फिर 1 डिग्री से इसका टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूँ तो क्या होएगा, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर को घटाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस से तो वॉल्यूम भी घटेगा। और कितना से बढ़ेगा या कितना से घटेगा, वो बढ़ेगा या घटेगा 1/273 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये था हमारा पहला स्टेटमेंट, याद करो। इसी को हमने कहानी बना के चिपकाया था बोर्ड में। अरे यार नहीं पता, जाके देखो भाई, लेक्चर नंबर 5 चार्ल्स लॉ का पहला स्टेटमेंट ये है। ये नहीं है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ का दूसरा स्टेटमेंट। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है ना, वो यहीं से आ रहा है। अरे सर ये आपने क्या कह दिया, यहीं से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? देखो भाई, देखो क्या हमको यहाँ पर कुछ पता चल रहा है क्या सर? अरे देखो, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है कि नहीं? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर घटाने पर वॉल्यूम भी घट रहा है। मतलब जो रिलेशन है वॉल्यूम और टेम्परेचर का वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो भाई, मैंने क्या बोला था, अगर मुझे एक बिहेवियर ऑफ गैस समझना है तो 4 पैरामीटर्स मुझे आना चाहिए। क्या क्या था वो बताओ? PVTN, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ गैस। तो अगर यहाँ पर खेला हो रहा है किस किस के बीच में भाई, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में, तो कौन सा 2 पैरामीटर कांस्टेंट रहेगा? सबका आंसर होगा प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ द गैस। प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ द गैस रिमेन या फिर कांस्टेंट होएगा। ठीक है, तो अब इसी 2 पॉइंट को स्टेटमेंट बना दे के हम चिपका देंगे, बस खत्म अपना चार्ल्स लॉ का सेकंड स्टेटमेंट भी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। इसको मिटा दूं क्या? ये पहला लेक्चर नंबर 5 है। अगर तुमको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो जाके देख लेना लेक्चर 5। ठीक है, मस्त में हो जाएगा। चलो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सेकंड स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। सेकंड स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। सेकंड स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे सर? इसी को सेंटेंस बना के चिपका देंगे, अपना काम हो जाएगा, है ना सर? लेकिन कैसे चिपकाएंगे इसको, देखो कैसे। देखो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ना, ब्लैक पेन से लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे चार्ल्स लॉ states that for fixed amount of gas, क्योंकि amount of gas क्या है, constant, for fixed amount of gas at constant pressure, volume is directly proportional to टेम्परेचर। समझे? अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। सर मैथमेटिकल फॉर्म, अरे यार भूल गए, इतना जल्दी भूल जाते हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी वॉल्यूम, अगर मैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटा दूं तो इसके बदले कांस्टेंट आएगा KT, तो V/T इक्वल्स टू K आ गया भाई। और जैसे ही ये आएगा, हमारा तो हैबिट बन गया है अभी। क्या बन गया है? हैबिट लिखने का कि फॉर स्टेट 1, फॉर स्टेट 2। जैसे हमने बॉयल्स लॉ में किया था, स्टेट 1 में वॉल्यूम को V1 मान लेते हैं, टेम्परेचर को T1, और स्टेट 2 में वॉल्यूम को T2 मानेंगे और टेम्परेचर को T2। तो जब मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिवाइड करूंगा, आंसर क्या आना चाहिए? अरे भाई अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिवाइड करूंगा आंसर क्या आना चाहिए? कांस्टेंट।
है ना। तो यहाँ पर V1/T1 का आंसर K होएगा, यहाँ पर V2/T2 का आंसर भी K होएगा। तो हमको दिख रहा है जब मैं वॉल्यूम 1 और टेम्परेचर 1 को डिवाइड कर रहा हूँ K मिल रहा है, V2 और T2 को डिवाइड कर रहा हूँ तो K मिल रहा है। तो वी कैन से V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो ये है हमारा मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। समझे कि नहीं समझे? लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात में थोड़ा सा रखता हूँ, ठीक है। देखना कॉन्सेप्चुअल बात क्या है ना, क्या हमको यहाँ पर दिख रहा है कुछ कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। हाँ हमको दिख रहा है, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि ऐसा क्यों होता है, वाई डाडा वाई, तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए? सोचो, एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस भरा हुआ है और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रोवाइडेड प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए। नहीं समझे? तो देखो ध्यान से, ठीक है, इसको मिटा दे। कॉपी हो गया भाई, कॉपी हो गया। चलो थोड़ा सा कंसेप्चुअल बात करते हैं, ये बहुत काम में आएगा भाई, बहुत काम में, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग खोल के समझते हैं इसको। जैसे कि मेरे पास एक पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन है, ठीक है। और ये किस टाइप का पिस्टन है? मूवेबल पिस्टन, मतलब ये मूव कर सकता है ना, ये ऊपर नीचे आ सकता है, तो मूवेबल पिस्टन मतलब ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, समझ रहे हो ना। और इसके अंदर मैंने गैस भर के रखा हुआ है। कितना मॉलिक्यूल्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ठीक है। अब मान लो इसका टेम्परेचर है T1 और इसका वॉल्यूम है V1। अब मैं क्या करूँगा, इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा। टेम्परेचर को इंक्रीज करना मतलब मुझे एनर्जी देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, तब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना। अब मैं जब इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा, अगर मैं इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा तो क्या डिफरेंस आएगा भाई? तो ध्यान से समझो, मैंने पहले भी लेक्चर में बोला था कि जो गैसेस का मॉलिक्यूल्स होता है वो अंदर में रैंडम मोशन करता है। कहा था कि नहीं कहा था भाई? बोलो भाई, कहा था कि नहीं? कहा था सर, कहा था। इसका मतलब जब ये मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन शो करता है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल्स के पास क्या है? मास है, अरे नहीं, एनर्जी है ना। मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है तभी तो वो रैंडम मोशन कर रहा है ना। और जब हम इसमें टेम्परेचर देंगे तो इसका एनर्जी और बढ़ेगा, इसका एनर्जी और बढ़ेगा तो ये और रैंडम मोशन करेगा। और अगर इसका रैंडम मोशन बढ़ गया, इसका मतलब वो और जोर से कंटेनर को हिट करेगा, इसका मतलब प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज होने लगेगा। लेकिन चार्ल्स लॉ में मैंने कहा था कि प्रेशर और अमाउंट ऑफ द गैस को कांस्टेंट रखना है। इसीलिए जब हम इसमें हीट देंगे, मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन शो करेगा, कंटेनर को हिट करेगा और जोर से हिट करेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन हमको तो प्रेशर बढ़ाना नहीं है, तो प्रेशर ना बढ़े इसके लिए ये पिस्टन ऊपर जाएगा भाई, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो ज़्यादा वॉल्यूम होगा, तो ज़्यादा वॉल्यूम में वो उसका जो प्रेशर क्रिएट हुआ था वो कम हो जाएगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअल समझो भाई, थोड़ा सा कंसेप्चुअल समझो, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओ, कहानी फिर से रिपीट करते हैं लेकिन ध्यान से समझना। एक गैस है, कंटेनर है, ये मूवेबल है। इसमें मैंने जब टेम्परेचर दिया तो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर वो और रैंडमली मूव करेगा, मतलब वो और स्ट्रांगली प्रेशर लगाएगा, किसमें? कंटेनर में। इसका मतलब प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन मुझे प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज नहीं करवाना है, मुझे प्रेशर ऑफ द गैस को कांस्टेंट रखना है। तो मेरे पास क्या आइडिया होगा कि प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए? मैं उसका वॉल्यूम को बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब टेम्परेचर हो जाएगा T2 क्योंकि इंक्रीज हो गया, और वॉल्यूम भी हो जाएगा V2 क्योंकि वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। किसको कांस्टेंट रखने के लिए? प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ द गैस को कांस्टेंट रखने के लिए। समझे कि नहीं समझे? अगर मुझे प्रेशर को कांस्टेंट रखना है और मैं टेम्परेचर दे रहा हूं तो मुझे वॉल्यूम को इंक्रीज करवाना पड़ेगा ताकि प्रेशर चेंज ना हो। अगर मैं यहां पर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखता, वॉल्यूम को मैं चेंज नहीं करवाता, तो प्रेशर चेंज हो जाता।
और वो गैलुसेक्स लॉ में आता है, जहाँ पर देखो अगर मैंने इसमें टेम्परेचर दिया और मैं वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा, वॉल्यूम को सेम रख रहा, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा और अमाउंट ऑफ द गैस तो कांस्टेंट है, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ये गैलुसेक्स लॉ है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ रहे हो? तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, ठीक है? एक बार फिर से रिपीट करो नहीं समझ में आया तो। लेकिन नहीं समझ में आया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में उतना डिटेल में नहीं पूछता है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? एक बार फिर से रिवाइंड करके देखो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो बोल देना कमेंट में, ठीक है? मैं इसका कुछ इलाज करता हूँ, लेकिन ये समझ में आना चाहिए, ठीक है? चलो चलो हो गया इतना ही करेंगे। तो ये है हमारा सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। इसको लिख लो, प्लीज सेंटेंस बना के लिख देता हूँ ना, इसको लिख लो भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखो, इफ अ टेम्परेचर ऑफ अ गैस इन अ मूवेबल piston is increased। तो इसका ये डायग्राम बना दो, ये है इसका वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1। अब इसका मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है टेम्परेचर को इंक्रीज करवा रहा हूँ। तो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करवा रहा हूँ तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या होएगा, देन मॉलिक्यूल्स गेन काइनेटिक एनर्जी। ये होने से मूव रैंडमली मूव करेगा। इसका मतलब मोर प्रेशर विल बी क्रिएटेड, मोर प्रेशर ऑफ द गैस। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए लिख रहा हूँ। मॉलिक्यूल्स गेन काइनेटिक एनर्जी, मोर रैंडमली मूव करेगा, मूव रैंडमली, मोर प्रेशर ऑफ द गैस होगा। फॉर मेंटेनिंग कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इंक्रीज्ड। ठीक है, बस खत्म। वही तो है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट। तो खत्म हो गया अपना चार्ल्स लॉ। ठीक है, इसको लिखो भाई, सीरियस होके पढ़ाई करो, 95 प्लस आएगा ही आएगा फिजिकल साइंस में। लेकिन नोट्स एकदम क्लियर बनना चाहिए, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो ये है अपना चार्ल्स लॉ। ग्राफ करेंगे एक ही बार में, जो मैंने बोला था। अब चलेंगे थोड़ा सा एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, केल्विन। हाँ, जेपी नहीं करना नहीं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग केल्विन, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यूनिट ऑफ टेम्परेचर में हम लोग डिस्कस करेंगे, दो ही तो यूनिट है जो फेमस है। एक है डिग्री सेल्सियस जो सबको मालूम है, और दूसरा शायद तुमको नहीं मालूम, वो उसको बोलते हैं केल्विन। और एक है फ़ारेनहाइट, उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है केल्विन स्केल। ठीक है, याद करना। ये जो चैप्टर है बिहेवियर ऑफ गैसेस, उसमें केल्विन बहुत इंपॉर्टेंट, केल्विन ही घुसेगा हर जगह। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। तो हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। बस यू हैव टू ऐड +273। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमको सिर्फ 273 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, राउंड ऑफ है, एक्चुअल में 273.16 होता है, लेकिन 273 मान के चलेंगे, करेक्ट ही होगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, तो सॉल्यूशन क्या होगा, 27 + 273, तो कितना होगा, 300। दैट मीन्स 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 300 केल्विन। ये हो गया अपना कन्वर्जन। समझ में आया, बहुत सिंपल। अब फिर से इफ़ आई आस्क
कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके देखो, तो इसका उल्टा है, यू हैव टू सब्सट्रैक्ट -273। इसी को करके देखते हैं, कन्वर्ट 300 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। तो 300 केल्विन को क्या करेंगे, -273 करेंगे, तो ये हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। बस, ठीक है। मतलब अगर तुम्हें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करना है तो ऐड 273, अगर केल्विन से वापस डिग्री सेल्सियस में जाना है तो -273। इसको कॉपी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, वाह। याद है पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि कुछ टेम्परेचर में गैस का वॉल्यूम 0 होता है। कौन सा टेम्परेचर था बताओ जरा, याद है तो? नहीं याद है? नहीं हो रही है पढ़ाई? क्या था बताओ? अरे भाई, वॉल्यूम ऑफ गैस, कमेंट में लिखो भाई, कमेंट में लिखो। वॉल्यूम ऑफ गैस इज 0 एट -273 डिग्री सेल्सियस। भूल गए भाई? हाँ सर, हमारा तो एकदम ही पटेटो ब्रेन है। ऐसा कुछ है क्या? चलो देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये डिग्री सेल्सियस को तुम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो तुम लोग बोलोगे हाँ सर क्यों नहीं, अभी तो सीखा है। डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो ऐड करना पड़ेगा 273, बहुत सिंपल। तो चलो करके देखते हैं। इसको मिटा दे कि मिटा दे। तो फॉर कन्वर्टिंग डिग्री सेल्सियस टू केल्विन वी हैव टू जस्ट ऐड 273, है ना। इसका मतलब अगर -273 है तो उसमें +273 करो तो वो बन जाएगा तुम्हारा 0 केल्विन। ओके नहीं है? हाँ ओके नहीं है, 0 केल्विन है, 0 केल्विन। ये 0 केल्विन लिखा हुआ, ओके नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस इज 0 एट डेक्स केल्विन। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उनको लिखना पड़ेगा 0 केल्विन, ठीक है। इसीलिए इसको एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर भी बोला जाता है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। खत्म हो गया भाई चार्ल्स लॉ, खत्म, इतना ही है। अब बचा क्या, ग्राफ, वो हम एक ही बार में कर ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपना गैलुसियस लॉ, वही करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।